नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, मॉर्निंग, वणक्कम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं फॉर्मर मेजर जनरल राजीव नारायणन सर। राजीव नारायणन सर जितनी मैं बोलती हूँ पॉपुलर हुए हैं आफ्टर हिज यू नो आफ्टर द आर्मी टेन्योर, वो काबिल तारीफ है। आई थिंक ही इज वन ऑफ दोज मेजर जनरल्स जो बहुत आर्टिकुलेट हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, टू द पॉइंट है। एंड चाइना में शायद इनके वीडियोस पे बैन लगा देंगे जल्दी, क्योंकि ये चाइना की खंगालते रहते हैं हमेशा। सो चाइना वाले ऑलरेडी इनसे इरिटेटेड है, ये बोलते क्यों है? एक तो पहले मेजर जनरल, और आप बोल क्यों रहे हैं? एंड सर हैज रिटन अ बुक आल्सो, द ड्रैगन्स बाइट, a very articulate book and very loved also in the army circles, in the political circles, in the policy making circles. सर की बुक बहुत पॉपुलर है बिकॉज जो पॉइंट्स हम मिस कर जाते हैं राइट फ्रॉम द हिस्ट्री टिल द प्रेजेंट, वो बहुत सारे पॉइंट्स को सर ने बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट किया हुआ है उसमें। सो आई एम रियली प्राउड टू हैव सर ऑन माय शो। थोड़े से ब्रेक के बाद में सर के बहुत सारे बीच में वो क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा थी, तो सर ने ब्रेक लिया हुआ था। ये इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों की ईमेल आए, मैम आप राजीव नारायणन सर को क्यों नहीं बुला रहे हो? क्या हो गया? कहाँ गायब हो गए सर? सो आई वाज लाइक लेट मी आंसर देम। So, sir, very warm welcome. Your viewers, your loved ones have been asking for you. So, a very warm welcome on the show. थैंक यू गायत्री जी। जय भारती। यस, सिंसियर अपॉलॉजीज आप सबको मेरी तरफ से। एक एनफोर्स्ड ब्रेक हो गया था, फैमिली ड्यूटीज जो अवॉइडेबल था नहीं, और जो 3 साढ़े 3 हफ्ते का होना था वो महीना खिंच गया। सो हैड टू डिवोट माय टाइम फॉर द फैमिली, ऑल द फैमिली इवेंट्स। तो इसीलिए सब तरफ से मैंने ब्रेक ले लिया था। नाउ यस, आई होप आई कैन कंटिन्यू रेगुलरली ऑन द शो। बाकी ऊपर वाले की दुआ है, डिपेंड्स ऑन व्हाट ही सेज। सो टुडे वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो गायत्री जी ने दिया है, एंड इट्स अ टॉपिक विच इज़ वेरी क्लोज एंड विच हैज़ बीन द, वो मेरे किताब का थीम भी है, चाइना किस तरह से आपसे लड़ेगा कि अंदर से खोखला करता, और उसका थीम है फोर्सेस अगेंस्ट भारत। और उसी के बारे में मैं आप लोगों से थोड़ा समझाऊंगा कि भाई ये चैलेंज है आपका। एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट में यूज़ करता हूँ लफ्ज़, वोक में नहीं यूज़ करता हूँ, या लिबरल नहीं यूज़ करता हूँ। वो किसी एंगल से लिबरल नहीं है। आप देख लो किस तरह से कनाडा में ट्रकर स्ट्राइक को रोका था, किस तरह से यूएस के यूनिवर्सिटीज़ में अभी सारा कुछ निकाल रहा है। ये लिबरलिज्म नहीं है, ये एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट है। जहाँ पे वो कहते हैं कि आपके गवर्नमेंट को हम पछाड़ के एक टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी, दैट इज व्हाट इज देयर, उनका लफ्ज डेमोक्रेसी का है टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी, विच इज नथिंग बट अ डिक्टेटरशिप। जो पुराने रोमन हिस्ट्री में बोलते थे कि डायरकी, ट्रायरकी, ओलिगार्क्स, ये वही है कि ओलिगार्स का रूल होगा, आप लोग बस हुक्म मानेंगे और आपको सोचने की छूट नहीं है। तो उस पे है ये। तो कैन वी हैव द स्लाइड्स? या तो ये है, वेस्ट बोलता है इसको फुल स्पेक्ट्रम। हमारी पूरी नजर उन्होंने डाल दी अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर राइट पे, जो चाइना कर रहा है। लेकिन जो यूएस कर रहा है 70s 80s एंड खास करके मोर एंड मोर आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, इज फुल स्पेक्ट्रम डोमिनेंस। फुल स्पेक्ट्रम डोमिनेंस मतलब आप इमेजिन कर लो, आपके जिंदगी के, गवर्नमेंट के, जो आपकी बिजनेस है, एवरी लेवल, एवरीथिंग हैज टू बी कंट्रोल्ड बाय देम। आप क्या सोचते हो, आप क्या देखोगे, आप क्या सुनोगे, आप क्या पढ़ोगे, सब वो कंट्रोल करना चाहते हैं। और वही चीन भी करना चाहता है। तो इसको मैं कहता हूं, जो लोग बात करते हैं कोल्ड वॉर 2.0, कोल्ड वॉर 3.0, नहीं, ये कोल्ड वॉर पिछले कोल्ड वॉर से टोटली अलग है। वहां पे एक आयरन कर्टन था, वॉर्सो पैक्ट वाले एक तरफ थे, वो आपके दुनिया में नहीं आ रहे थे, और ये अलग थे। अभी क्या कर रहे हैं, दोनों एक्सपैंड करके इन्फ्लुएंस सबमिसिव स्टेट्स, यानी
नेशंस को दबाना है, देशों को दबाना है अक्रॉस द ग्लोब, और अपने इकोनॉमिक ग्रोथ, आपको लूट के अपना इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, और ये उनका एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो जाता है कि यहाँ, क्योंकि आप सोच नहीं सकते, जबरदस्ती एक एक वैसे प्रोबेबिलिटी थ्योरी में एक गेम खेला जाता है टीम्स बना के, उसमें एक स्ट्रैटेजी होता है, स्ट्रैटेजी ऑफ इमिटेशन, यानी आप आंख मीच के फॉलो करें। तो उसमें सिखाया जाता है कि जो लीडर होता है ग्रुप में, एक्चुअली उस प्रोबेबिलिटी गेम में ग्रुप में जो एक ग्रुप है उसमें हर एक को छूट है कि आप किस तरह से खेलना चाहते हो, उस ग्रुप में खेल सकते हो, लेकिन जीतने के लिए वो कहते हैं स्ट्रैटेजी ऑफ इमिटेशन, कि जो लीडर कर रहा है आंख मीच के आप उसको फॉलो करो, क्योंकि अगर दूसरा साइड फॉलो नहीं कर रहा है प्रोबेबिलिटी आपके ग्रुप के जीतने का बहुत बढ़ जाता है। तो ये वो देख रहे हैं कि आप उनके नीचे बिल्कुल अपने चेस बोर्ड के प्यादे जैसे हैं, और आप जो वो बोलते हैं वो करिए तो वो जीतेगा। याद रहे, लीडर ऑफ द ग्रुप जीत रहा है, ग्रुप नहीं जीत रहा है, लीडर के जीतने की चांस, क्योंकि आप सब उसी का फॉलो करने वाले हो। तो ये दोनों साइड करने वाले हैं, और वो कैसे कर रहे हैं, एक तरफ डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब लेके आते हैं, और चीन दूसरे तरफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेके आ रहा है जहां पे आपको दबा दे। तो ये गेम आपके ऊपर इस 21st सेंचुरी में खेला जा रहा है बढ़ते बढ़ते। तो डिसरप्टर्स कौन है भारत के लिए? तो ये जो वोक एंग्लोस्फीयर है, जो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट है, एंग्लोस्फीयर मतलब वो देश जो अंग्रेजी बोलते हैं, यूके, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं, क्योंकि जो शिफ्ट हो रहा है राउंड टेबल का, क्राउन काउंसिल के अंडर डीप स्टेट का, उस राउंड टेबल का जो अभी तक था वो जॉर्ज सोरोस सबसे विजिबल फेस है, वो निकलना है, तो मरता क्या ना करता। दूसरा है चाइना, उसके साथ इस्लामिस्ट हैं, और वो सारे सपोर्ट खालिस्तानियों को करते हैं। जो फिफ्थ कॉलमनिस्ट, मतलब जो आपके अंदर ऑलरेडी सबवर्टेड है, पैसे के लिए कुछ भी करेंगे दूसरों के लिए, एनजीओस हैं, क्लेरिक्स मतलब दोनों कौम के तरफ से आपके पंडित वगैरह हैं, लेबर यूनियन है, थिंक टैंक है, स्कॉलर्स है, एजुकेशनिस्ट हैं, डिसीजन मेकर्स है, पेपर्स हैं। अब ये ब्राउन साहिब हैं जो अंग्रेज छोड़ गए हैं, आप देख लो, इन्हें अंग्रेज छोड़ के हमें 75 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन आज भी अपनी मातृभाषा में अगर कोई बात कर रहा है, जैसे आप और हम हिंदी में बात कर रहे हैं, तो ये ब्राउन साहिब आपको नीचा सोचते हैं कि ये कुछ नहीं है, ऐਵੇਂ ही है। अपनी मातृभाषा से बात करने के लिए उनको हिचकिचाहट है। अंग्रेजी फर्राटे से बात करो, शशि थरूर जैसे बात करो, तो सोचते भाई बहुत पढ़ा लिखा है। मैं इन सबको पढ़े लिखे अज्ञानी बोलता हूं, दी एजुकेटेड इलिटरेट। अगर आपको अपने बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने देश के इतिहास के बारे में नहीं पता, दूसरे देश के इतिहास और संस्कृति को आप फर्राटे से बात कर रहे हो, तो आपसे ज्यादा अनपढ़ गंवार कोई है नहीं, क्योंकि आपने अपने आप को समझने की कोशिश नहीं की है, दूसरे के रंग में अपने आप को रंगने चले हो। और ये वही है जिसमें मीडिया है, आपकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एडवर्टाइजमेंट वाले भी हैं जो आपके संस्कृति को नीचा दिखाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं। वो एक पॉलिटिशियन तो अभी इलेक्शन रैली में खड़े होके कहता है कि भाई एनडीए के लिए पाकिस्तान दुश्मन है, हमारे लिए पाकिस्तान दुश्मन नहीं है। यानी ऐसी सोच, विकृत सोच वाले भी हैं। और ये गलत नैरेटिव, टूल किट,
एआई का मिसयूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो अभी केस चला हुआ है रेड्डी के अगेंस्ट तेलंगाना में, जो प्राइम मिनिस्टर का फेस लेके उसने गलत लफ्ज उसमें डाले एआई लेके, ताकि लोग समझे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। तो ये सब चीजें वो करते रहेंगे। और ये एक फुल स्पेक्ट्रम, जो पूरा इंटरनल इसमें बोलता हूं, क्या है फुल स्पेक्ट्रम डोमिनेशन एंग्लोस्फीयर का है। जो पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, उसके 3 वॉरफेयर स्ट्रैटेजी है, आपको लीगल, साइकोलॉजिकल और पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट। करना क्या चाहते हैं? अंदर के लोग को सबवर्ट करते हैं, ताकि एक लफ्ज है रिफ्लेक्सिव कंट्रोल, जो कम्युनिस्ट लिटरेचर में आपको बहुत मिलेगा। मतलब वो बोलेंगे नहीं आपको क्या करना है, लेकिन इस तरह का माहौल बनाएंगे कि आप उसी दिशा में सोच करके आप डिसाइड करोगे वो करना है। और क्योंकि आपने डिसाइड किया है, फिर उसके लिए आप लड़ मर जाओगे कि ये तो मेरी सोच है। और उसी से सोसाइटल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फिशर को टारगेट किया जाता है। अभी आप देख लो, हम ये सारे वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दलित, ओबीसी, एससी, एसटी। ये सारे लफ्ज अगर आप अपने इतिहास खोल के देख लो, और अंग्रेजों ने जो छोड़ गए थे उसको पढ़ के देख लो, 1871 से शुरू हुए। 1870 में उन्होंने आपके गुरुकुल सिस्टम को पूरा खत्म करके अपनी अंग्रेजी की पढ़ाई लेके आए थे स्कूलों में, जो आज तक चल रहा है, अभी भी चल रहा है। और ये लफ्ज अभी भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैकॉले और एडम्स, इनके 2 रिपोर्ट हैं हमारे गुरुकुल के एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक। उन्होंने कहा था, और सोचने वाली बात है, कि आपके यहाँ सारी पढ़ाई मुफ्त थी, सब आते थे पढ़ने के लिए, जिस कौम से, जिस जाति, जिस प्रजाति, सबके लिए खुला था। और उस वक्त 1870 तक, ये 1836 में मैकॉले ने लिखा था, और एडम्स ने बंगाल और बिहार के ऊपर तकरीबन आई थिंक 1854 कहीं पे लिख के दिया था। आपके लिटरेसी रेट क्लोज टू 70% था, और जब अंग्रेज छोड़ गए, आप 10 से 13% के बीच में छोड़ गए थे आप। सोच लो, ठीक है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो हम बोलते हैं, कि आपको गलत, आजकल न्यूज नहीं आता है, हर कोई अपने न्यूज को इस्तेमाल करके अपना ओपिनियन देता है, अपनी सोच देता है कि ऐसा है, कोई फैक्ट नहीं बताता। मैंने अगर कोई न्यूज सुनना है, फैक्ट पता करना है, तो मैं दूरदर्शन देखता हूं, वो फैक्ट बताता है क्या हुआ। उसके बाद अलग अलग न्यूज चैनल, मेरे को मालूम है वो किस तरह से उसको डिस्कस करेंगे। हर न्यूज चैनल अपने पॉलिसी के मुताबिक उसको हल्का सा ट्विस्ट देके डिस्कस करेगा। लेकिन जब आपको फैक्ट पता लग जाएगा, तो वो देते नहीं है। वो हर वक्त आपको डिविजिव देंगे, नेगेटिव देंगे, पेसिमिस्टिक देंगे, ताकि आपको अपने कल्चर, अपने हिस्ट्री, अपने सनातन धर्म पे घृणा हो, और इंटरनल स्ट्राइफ। ये पूरा है आपको दबाने के लिए। अभी आप देख लो, आज के तारीख में भी अगर कोई मुसलमान जुम्मे को मस्जिद जाता है पढ़ने के लिए, सब कहेंगे बड़ा अच्छा मुस्लिम है, मस्जिद जाता है जुम्मे को नमाज पढ़ने के लिए, 1 बजे दोपहर का जो नमाज है। अगर कोई क्रिश्चियन है, किसी भी प्रजाति का क्रिश्चियन हो, संडे को चर्च जाता है, बड़ा अच्छा क्रिश्चियन है। मजाल जिसको हम हिंदू बोलते हैं, कोई एक दिन हफ्ते में मंदिर चला जाए, बोले ये फंडामेंटलिस्ट है। ये है सोच, आपकी विकृत सोच, जो ये छोड़ गए। क्योंकि आपकी पूरी संस्था जो बनी थी आपके सनातन धर्म की प्राचीन, वो मंदिर के इर्द गिर्द होता था। सारी बैठकें लोकल जो होते थे, वो मंदिर में बैठ के सुनते थे। वो
डिसाइड करते थे, मंदिर के पास काफ़ी पैसा होता था, जितने सोशो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स होने थे सब मंदिर से चलता था। और आपके जितने भी स्कूल वगैरह थे, गुरुकुल वगैरह, वो मंदिर चलाता था। आप अपने जितने भी प्राचीन इतिहास पढ़ के देख लो, आपके जो जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं पढ़ के देख लो, पढ़ाई के बाद ही गुरु दक्षिणा मांगता था, और हर एक छात्र के हैसियत के मुताबिक। पढ़ाई के दौरान कोई गुरु दक्षिणा नहीं होती। यहां तो हमने एजुकेशन सिस्टम को धंधा बना रखा है। पूरा कोटा शहर चलता है ट्यूशन पे। आप देख लो, आप कहां थे और कहां पहुंचा दिया है एजुकेशन को, उन लोगों के बदौलत, अंग्रेजों के बदौलत। ताकि जो अच्छे स्कूल्स हैं, काफी पैसे हैं, तो जो एलीट हैं वही जा पाएंगे, आम आदमी नहीं जा पाएगा। और उन्हीं से फिर लिफ्ट अप होके जाते थे। अब ये टूटा है। नहीं तो पहले आप देख लो, डून स्कूल, स्टीफंस कॉलेज और हिंदू कॉलेज, और बस ऊपर पहुंच गए लोग। आप और कहीं कॉलेज से पढ़ के आ रहे हो तो वो तो पहले से ही नीचा देखते, अच्छा वहां से आ रहे हो, ठीक है। साइबर, डिजिटल स्पेस, मैप किस तरह से एडजस्ट करते हैं। जैसे अभी लेटेस्ट नेपाल ने अपने करेंसी में डाल दिया है इलाका हंड्रेड यूज कर, रुपी करेंसी। या कल्चरल। आज भी आप इन्हें आहा हा हा उसको ग्रैमी मिल गया, आहा हा हा उसको ऑस्कर मिल गया, लिटिल रियलाइजिंग कितना पॉलिटिकल है वो पॉलिटिशियंस डिसाइड करते हैं किसको मिलना है, क्या मिलना है। यानी अ फेमस फिगर लाइक चार्ली चैपलिन, कैन यू बिलीव इट, ही नेवर वन एन ऑस्कर इन हिज लाइफ, क्योंकि पॉलिटिशियंस ने कहा था ही इज लेफ्ट लीनिंग, उसको मिलना नहीं है। ही नेवर वन। वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मेकर्स एवर। साइलेंट एरा में आप देख लो क्या बढ़िया फिल्म्स बनाता था वो। 90 की 95 साल का था व्हेन दे गेव हिम अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, एंड दे टोल्ड हिम यू हैव ओनली 2 मिनट्स टू स्पीक। कैन यू बिलीव इट? बाकी लोग तो 15-15-20 मिनट, तब भी बोला 2 ही मिनट बात कर सकते हो। उसको कोई बात करने की जरूरत नहीं थी। आके खड़ा हुआ चुपचाप से, ऑलमोस्ट अबाउट 5 to 7 minutes ऑफ स्टैंडिंग ओवेशन। ये है आपका ऑस्कर, जिसके पीछे तड़प तड़प के लोग जाते हैं। यानी हमें क्लियर होना चाहिए। आप सफेद चमड़ी, इसीलिए जो फेयर एंड लवली था वो ग्लो एंड लवली कर दिया कि हमें सफेद चमड़ी चाहिए, सफेद चमड़ी चाहिए, राइट। तो दिस इज दैट कल्चरल जो डिसरप्शन आपको कर रहे हो, दैट यू आर अशेम्ड एट व्हाट यू लुक लाइक। तो वो सफेद चमड़ी वाला आएगा, अरे माई बाप आ रहा है। अगेन आपके दिमाग से खेल रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, ग्रे जोन, सपोर्ट करते हैं टेररिस्ट को इन नॉर्थ ईस्ट वाया पाकिस्तान, अदर प्लेसेस, चाइना का भी यूज करते हैं इंटरनली। आई होप यू नो, पीपल मे नॉट नो, 60s तक दी नॉर्थ ईस्ट का जितना भी इंसर्जेंसी था वाज रन थ्रू द चर्चेस। खुल के बोल रहा हूं, अपनी गर्दन नेक पे डाल के बोल रहा हूं। पकड़े गए हैं प्रीस विद मनी, और ऊपर से हुक्म आया छोड़ दो। और फिर जब इनका चाइना के साथ सुलह हो गया, they handed over the northeast to the Chinese to continue. They've used Pakistan to disrupt in Kashmir, to disrupt in पंजाब, जो अभी दोबारा खालिस्तानियों को उभारने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कश्मीर उनके हाथ से चला गया है। उनको चाहिए कि या तो एक सबमिसिव पार्टी हो, नहीं तो कोएलिशन हो सेंटर में, जिसमें किसी पार्टी के पास ताकत नहीं। क्योंकि शुरू में हुआ था, लेकिन वो नहीं चाहते स्ट्रांग सेंटर, तो चाहते कोएलिशन हो, आराम से दूसरे पार्टियों को हम
खरीद लेंगे, वो डिक्टेट करेंगे सेंटर को क्या करना है। वो नहीं चाहते कि भारत उठे एट एनी कॉस्ट। अगर भारत अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से जुड़ गया तो क्या क्या कर सकता है, उनको बहुत डर लगता है। ऑलरेडी आप देख लो 127 कंट्री 150 में से जो ग्लोबल साउथ के आपके साथ खड़े हैं। और अगर यूएन में केवल 193 कंट्रीज हैं, आपको मिला के 128 एक तरफ, तो यूएन कैसे चलाएंगे? ये डर है। तो अभी तो चल जाता है क्योंकि पैसे हैं। तो अभी किस तरह से ये 4 स्टेज इस्तेमाल करते हैं, जो मैं समझाता हूं कि किस तरह से ये करते हैं। आपको मैंने तो समझाया क्या कर रहे हैं। स्टेजेस क्या है? पहले डीमोरलाइजेशन है, फिर डीस्टेबलाइजेशन, क्राइसिस आएगा, फिर नॉर्मलाइज होगा जहां पे उनका बंदा आ जाएगा, फिर लोग तड़प के उसके पीछे आ जाएंगे, दोबारा से ये साइकिल फिर शुरू कराएंगे। तो ये कॉन्स्टेंटली आपको दबा के रखना चाहते हैं। अब ये 4 स्टेप प्रोसेस क्या है? इनका कहना है कि ये डिमोरलाइजेशन 15 से 20 साल लगता है, लेकिन भारत को तो बहुत समय हो गया, वो डिमोरलाइज नहीं कर पाए हैं सबको। किस तरह से? आपके रिलीजन के अगेंस्ट बोलेंगे, जिसमें आपके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आपके अगेंस्ट बोलेगा। अभी आप ध्यान ले जाओ अपने बॉलीवुड के फिल्मों के ऊपर। आपने कभी देखा है कि प्रीस्ट या मौलाना उसको नेगेटिव में दिखाएंगे? फ्रॉड आपके हिंदू पंडित को जरूर दिखाएंगे। ऐसे कैसे बोल रहे हो कि प्रीस्ट और मौलाना फ्रॉड नहीं होते? मगर वो दिखाएंगे नहीं, क्योंकि आपके रिलीजन को तोड़ना है। ठीक है? तो आपके इसमें हर चीज पे आपको नेगेटिव ही दिखाएंगे। आपके एजुकेशन को कंट्रोल करेंगे। तो जैसे मैं कह रहा था कि आप हिंदी में हम बात करते हैं तो वो आपको सोचते हैं कि आप पढ़े लिखे नहीं हो। हिंदी में बात करो कि पढ़े लिखे नहीं, अंग्रेजी में बात करोगे तो पढ़े लिखे हो। ये वो 70 साल जो अंग्रेज छोड़ गए वो हम कंटिन्यू करें। अभी 150 साल होने को आ रहे हैं। तीन आपके 2070 में आपके 200 साल हो जाएंगे। 1870 में बदला था, 50 साल हो गए, आप 150 साल हो गए, उसी पे आप टिके हुए हो। आपको इस तरह से इग्नोरेंस, इस तरह से आपको सिखाया जाएगा कि आप घोटा मार के उल्टी कर दो, उसके बाद यानी समझ नहीं होगा, एप्लीकेशन नहीं होगा, आपकी सोच नहीं होगी, ऊपर वाला जो बोलेगा वो करोगे आप। क्योंकि उनको उसी तरह के लोग चाहिए थे, नहीं तो आप क्वेश्चन करते अपने लोगों को कि इस तरह से तो शासन नहीं चलता है। वो नहीं चाहिए था। इसी तरह से तो आपके ऊपर राज करके गए हैं वो। आपके मीडिया को मोनोपोलाइज करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, कोई दूसरा नैरेटिव लाता है तो उसको डिस्क्रेडिट कर देंगे। 2014 से पहले आपकी दूसरी नैरेटिव कभी उभर के आई? सवाल ही नहीं पैदा होता। टोटल कंट्रोल था। जैसे मैंने कहा, आप क्या पढ़ते हो, क्या देखते हो, क्या सोचते हो, आपके कल्चर को तोड़ेंगे। आपका आज के दिन बच्चों में रोल मॉडल कौन है? फिल्म एक्टर्स, एक्ट्रेसेस और नौटंकी वाले आपके आइकॉन्स हैं। वहां पे भी, वेस्ट में भी उसी तरह से अपने लोगों को दबा रखा है। इतना महंगा है हायर स्टडीज, 50% से ऊपर तो जाते ही नहीं है हायर स्टडीज के लिए, क्योंकि वो दे कांट अफोर्ड इट। हर वक्त ये है कि एक रूलिंग क्लास है, रूलिंग क्लास के नीचे उनके चहेते लोग हैं जो एलीट हैं,
और बाकी मासेस हैं जिनका काम केवल ये है कि जो वो कह रहे हैं वो काम करो, अपना लोन लो, ईएमआई दो, खुश रहो और वहीं रहो। आप में सोच नहीं आनी चाहिए कि ये जो गवर्नेंस कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं वो गलत हो। तो वो मीडिया को भी मोनोपलाइज करते हैं कि वही आपकी सोच होगी। ठीक है, जैसे अपने टांगे वाले के घोड़े में आंखों के सामने पट्टी डाल देते ना दोनों साइड में, कि बस सड़क जहां पे टांगे वाले ने सड़क दिखा दिया वही सड़क देखेगा, वो दाएं बाएं नहीं देखेगा। आपके ऊपर भी उसी तरह से पट्टी लगा के चलवाने की कोशिश है। लॉ एंड ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल बाय लॉ। जहां उनको सही सब लगेगा वहां पे अप्लाई कर देंगे, बाकी तरफ छोड़ देंगे। तो उससे क्या होता है, आपको अपने जुडिशियल सिस्टम पे ही शक होने लगा है। वो तो हो गया सबको कि सही बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। आपके खानदान को तोड़ेंगे, सोशल रिलेशंस पूरा तोड़ देंगे। आप ऑब्लिगेशन जो बोलते हैं कि जो एक फादर है या मदर है या बेटा है बेटी है, उसका अपने परिवार के तरफ क्या ड्यूटी है वो तोड़ेंगे और अपने हक के लिए लड़वाएंगे कि ये मेरा हक है, मुझे दो। हमारे जनरेशन के लोग ने पिक्चरें देखी हैं, अगर आप पुराने पिक्चर देखोगे, काफ़ी फिल्में ऐसी थी जिसमें जॉइंट फैमिली को लेके बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी किया गया था फिल्म्स में। मैं ये नहीं कहता कि हर जॉइंट फैमिली अच्छा है, लेकिन जिस तरह का प्रेशर अब्जॉर्बर एक जॉइंट फैमिली था ना, और कुछ नहीं था। जो अपने चाचा चाची सबके साथ मिल के रह रहे हो, ताऊ, जो प्यार मोहब्बत और गाइडेंस वहाँ मिलता है, दादा दादी या नाना नानी जहाँ भी रह रहे हो आप, वो यूनिटरी फैमिली में आपको नहीं मिले। पहले उसको तोड़ा, अब आपके फैमिली को तोड़ रहे हैं हक जताने के लिए। अभी आप एडवर्टिजमेंट देख लो, इसीलिए मैंने कहा था एडवर्टिजमेंट्स के बारे में भी बात करूंगा। आजकल क्या एडवर्टिजमेंट आ रहा है, बच्चा माँ बाप को सिखा रहा है कि टूथपेस्ट ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, ये नहीं ऐसे करते हैं। बच्चा टीचर को क्वेश्चन करता है, दांत ठीक से साफ नहीं किया आपने, पालक खाया था दिख रहा है क्या। आप आप हंसते हो कि ये कॉमेडी है। हैव यू थॉट ऑफ द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो बच्चे देख रहे हैं उनके ऊपर क्या आ रहा है। आज से 20 साल बाद आपकी फैमिली टूट जाएगी, बच्चा बोलेगा आप कौन, आप मेरे ऊपर क्यों धौंस जमा रहे हो। उसी तरह से जैसे काफी फैमिलीज वेस्ट में टूट रहे हैं। क्यों? टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी तभी आ सकता है क्योंकि जो ऊपर सबसे ऊपर ताऊ बैठा है इनका, वो हुक्म देगा और बच्चा फॉलो करेगा। कल्चरल रेवोल्यूशन माओ ने क्या किया था, खानदान को तोड़ दिया था। बच्चे बाप पे स्पाई करते थे, माँ बाप पे, माँ बाप बच्चे पे स्पाई करते थे। और ये चले हैं, शी जिनपिंग कहते हैं सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव। कौन सी सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव, खानदान ही तोड़ रखा है आप लोगों ने। यही तोड़ने की कोशिश जारी थी। सिक्योरिटी, आज के तारीख में भी कोई पुलिस पे भरोसा करता है? हम तो रोते हैं ना कि वो सड़क पे चोट लगा था, लोग आए नहीं है। लोग डरते हैं कि अगर मैं उसको उठा के लेके जाऊंगा पुलिस मेरे ऊपर ही केस कर देगी, तूने मारा था। सबकी सोच को तोड़ना चाहते हैं। मिलिट्री, आप कोई ऑपरेशन करके आ जाओ, अब आपके बंदे खड़े हो जाएंगे, नहीं आपने नहीं किया, मुझे एविडेंस दिखाओ। जैसे हमने क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक किया था और बालाकोट में स्ट्राइक किया था, लोग खड़े हो गए थे, नहीं हम तो मानने को तैयार नहीं, एविडेंस दिखाओ। ये इसी सोच के ऊपर चल रहे हैं।
कि सबके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा दो ताकि आप कुछ नहीं कर पाए। इंटरनल पॉलिटिक्स में टोटल डिसयूनिटी कर दो। किस तरह के लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, मैं अपने 2009 के पहले इस तरह से लफ्ज मैंने सुने नहीं है कैनवसिंग के दौरान। ने इतनी गिरी हुई बातें, अब तो ओपन हो गया है पूरा। उसका ये है कि ये सुलह, इतना फूट डाल दो कि दोनों के बीच में सुलह होना मुश्किल हो जाए। और फॉरेन रिलेशंस में आप विक्टिमाइजेशन कार्ड लेना करो कि नहीं नहीं ये गलत है वो गलत है। जैसे ये कनाडा रखा, सारे आतंकवादी और सारे माफिया और गैंगस्टर सबको वहां पे पनाह दे रखा है और विक्टिम कार्ड प्ले करता है आपके ऊपर। तो सेम सीआईए, आतंकवादी को पनाह दे रहे हो और विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो कि नहीं नहीं ये गलत है। और ताकि उनके बंद नुमाइंदे जो हैं वो जोर शोर से बात करें और आपकी सोच को तोड़ दें। और जिंदगी में क्या, जैसे मैंने बोला, फैमिली सोसाइटी को तोड़ दोगे आप। हेल्थ, आपकी हेल्थ को, आपके जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसी को क्वेश्चन करने लगो। उसी दायरे में मैं ये केस देखता हूं जो अपने बाबा रामदेव जी के ऊपर है। क्यों फेयर एंड लवली पे क्यों नहीं लगाया? कैसे कहते हैं कि आप उसको लगा दो तो फेयर हो जाओगे? झूठ नहीं बोला उन्होंने। हॉर्लिक्स बोलता है पी लो तो आप पता नहीं कितने हाइट हो जाओगे। चपेट क्यों नहीं पड़ी उनको कि झूठ क्यों बोलते हो? क्योंकि वो फॉरेन एमएनसीज के हैं, ये उन लोगों के बंदे हैं। आपके बंदा अगर उठेगा तो हम आपके अगेंस्ट केस करवाएंगे। और मुझे खुशी है कि इस केस होने के बाद पतंजलि की सेल्स बढ़ती चली जा रही है। उल्टा हो गया है। अभी आप कोई स्टेटमेंट देख रहे हो प्रेस वगैरह में? एक दो बार आया, उसके बाद आप कोई स्टेटमेंट सुन रहे हो? क्योंकि पतंजलि की स्केल स्काई रॉकेट हो रही है। लेकिन ये आपको दबाने के लिए, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, हेल्थ फूड नहीं, जंक फूड, मेडिकेयर, इंश्योरेंस वाले आ गए हैं आपके पास। तो जब इंश्योरेंस आता है, अभी पुराने जमाने में मुझे याद है, हम जब छोटे थे तो हम गांव वालों पे हंसते थे कि ये खुश नहीं होते, कहते डॉक्टर अच्छा नहीं है जब तक इंजेक्शन नहीं दिया। ठीक है, अब वो डॉक्टर कुछ भी इंजेक्शन, वो कहता है, हमारे फैमिली डॉक्टर थे तो उनसे पूछते थे बेटा क्या करूं, ये इंजेक्शन नहीं दो तो अच्छा नहीं लगता उनको, तो मैं बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन दे देता हूँ, तो विटामिन का इंजेक्शन दे देता हूँ, छोटा सा इंजेक्शन दे देता हूँ। खुश होते, डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा है, मेरे को इंजेक्शन दे दिया, मैं ठीक हो गया। आज इसके साथ क्या हुआ है, आपके मेडिकेयर इंश्योरेंस के साथ डॉक्टरी में सारा सिखाया जाता है, सिम्टम्स को किस तरह से पढ़ना, क्या पढ़ना। एक दो के बीच में शक हो तो वही टेस्ट करा के आपको पता है कि ये या ये है, तो एक ब्रॉड बेस्ड मेडिसिन दे के आपका काम आपको ठीक करके निकाल दे। लेकिन आज का क्या फैड है, अंदर गए तो सब टेस्ट कराते। अगर आपके डॉक्टर ने अब ये हो गया है कि अगर आप जाते हो, डॉक्टर ने सारे टेस्ट आपको करने नहीं बोले तो कहता है कैसा डॉक्टर है, बकवास डॉक्टर है। आपकी सोच को किस तरह से तोड़ा है। बचपन में ऐसे सारे टेस्ट तो हम कभी करते ही भी थे यार। आपके पीछे पड़े हैं कि एनुअली पूरे बॉडी का चेक कराइए, आप टेस्ट कराइए। क्यों? उसमें से कुछ ना कुछ निकाल के आपको बोल देंगे ये आपकी कमी है, ये मेडिसिन लीजिए, उसका साइड इफेक्ट होगा, एक और मेडिसिन लीजिए, उसका साइड इफेक्ट होगा, एक और मेडिसिन लीजिए। एंड दे विल बी लाफिंग देयर वे टू द बैंक्स कि पैसे बन गए हमारे इतने।
आपके पूरे मेडिकेयर को इस तरह से तोड़ रखा है कि कई तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहां पे टारगेट दिया जाता है हर डॉक्टर को कि मंथली आपने इतने पैसे कमा के देने, पेशेंट को एडमिट करा के, ये टेस्ट करा के, वो टेस्ट करा के। नॉर्मल प्राइवेट हॉस्पिटल में देयर इज बीन अ स्पाइक ऑफ सिजेरियन डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी हॉस्पिटल को पैसे नहीं बनते, सिजेरियन में बहुत पैसे बनते। ये कर रखा है आपके मेडिकेयर को उन्होंने। कितनों को भरोसा है अभी हॉस्पिटल जाने के लिए? मुझे तो भरोसा नहीं है कि पता नहीं क्या क्या निकाल के दे देंगे। उम्र जैसे बढ़ता जाता है, कुछ एक चीजें हैं जो बदल जाती हैं। अब वो आपके टेस्ट में निकलेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीमार हो। जो बदन है आपका वो भी एज कर रहा है, जैसे कार है, एज हो जाता है। टायर है, टायर घिस जाता है तो आप टायर बदलते हो। आप इंसान तो नहीं बदल सकते, आप अपने पूरे बदन को तो नहीं बदल सकते। यू हैव टू लर्न टू लिव विद दैट। 140/85 used to be the BP नॉर्मल, उसको चेंज करके 120/80 कर दिया, तो आप लगा लो 120/80 के ऊपर जितने हो गए सारे बीपी हो गए। कितना पैसा बनाया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने। सिमिलरली विद ब्लड शुगर, 110/140 वॉज द नॉर्मल, उसको नीचे ले आए और ऊपर वाले ठाए, आप डायबिटिक हो मेडिसिन लेना शुरू कर दो या इंजेक्शन लेना शुरू कर दो। दिस इज द प्रॉब्लम। रेस, एक रैट रेस बना रखा है। मैं कई लोगों को बोलता हूं मैं रैट रेस के अंदर नहीं जाता हूं। क्यों? अगर आप रेस जीत भी गए तो आप तो रैट ही हो ना। So why do you want to be part of the race and be a rat? आप अपनी जीवन जियो यार, जिस तरह से आपको जीना है, जिस तरह से आपके शास्त्रों में लिखा गया आप उस तरह से जीवन जियो। रात को अच्छी नींद आती है, प्रेम से नींद आता है, सुबह उठते हो, मतलब ऑल इज राइट विद योर वर्ल्ड। आपके वो इक्वालिटी, सोशल अप्रूवमेंट, जीन्स, आपके एनवायरमेंट, उसके ऊपर छोड़ देते हैं ताकि हेट्रेडनेस एंड डिविजिवनेस आए। कोई भी छोटे बच्चे को छोड़ दो, 8-9 महीने, 1 साल का, सबके बीच में छोड़ दो, सारे बच्चे खुशी से खेलते रहेंगे। कोई पूछता है कि मैं कहाँ का हूँ, किधर का हूँ, क्या हूँ, कौन प्रजाति, कौन कौम? कोई नहीं बात करता। वो तो बड़े होने के बाद ठूसा जाता है दिमाग में। पॉपुलेशन, अर्बन रूरल को डिवाइड करो। अभी तो हमारे भारत में नॉर्थ साउथ, भारत के नॉर्थ साउथ को डिवाइड करने की बात हो रही। तो ये एलिनिएशन, आपस में फूट डालो सोसाइटी में, लेबर में आपस में फूट डालो। आप कितने पिक्चरें 80s तक भी देखते थे कि हर फैक्ट्री वाले को बुरा इंसान ही दिखाया जाता था, कि जो फैक्ट्री का मालिक है वो तो गंदा है, जो जमींदार है वो गंदा है, जो गांव का मुंशी है वो गंदा है। आपकी सोच को टारगेट किया जा रहा है। मैं नहीं कहता कि इसमें गंदे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग भी हैं। वो अच्छे लोग कभी दिखाए नहीं जाएंगे। ठीक है ना? जब आपके रोल मॉडल, हम कहते हैं ना कि शो मी योर फ्रेंड्स आई विल शो यू योर कैरेक्टर, तो आपके रोल मॉडल कौन है? फिल्म स्टार्स या स्पोर्ट्स के पीपल हैं? आपके देश के प्रगति के लिए उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है? जीरो। जो आपके देश के प्रगति के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो आपके हीरोज होने चाहिए। क्योंकि फिर क्या होता है, आप उनके जैसा बनना चाहोगे और देश और प्रगति करे।
लेकिन अभी आपको क्या बनाना चाहते हैं कि आप फिल्म एक्टर बन जाओ, आप स्पोर्ट्समैन बन जाओ, जो ओवरऑल देश की तरक्की के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। आप अपने जेब में पैसे भर रहे हो, दैट्स अबाउट ऑल। ये है सबवर्शन, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जो आपके साथ सदियों से चला आ रहा है। तो अभी तक फेज 1 भारत में कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके साथ निकलता है फेज 2, जो आपको डिस्टेबलाइज करेगा अंदर से। जैसे आपके अगेंस्ट आपके नक्सलवादी शुरू हो गए, आपके मिलिटेंसी शुरू हुआ JNK में, आपका मिलिटेंसी नॉर्थ ईस्ट में है, आपका मिलिटेंसी हुआ आपके पंजाब में। एक तरह से आपको डिस्टेबलाइज अंदर से करना चाहते हैं कि एक पावर स्ट्रगल हो जाए अंदर, फिर वो बाहर से आएगा सुलह कराने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं सुलह करा रहा हूं। इकोनॉमी पूरा सेंटर कंट्रोल करेगा। जैसे हमारे टाइम में बचपन में होता था, आपको कुछ खरीदना है तो आपको दुकानदार जो डीलर होता था, आपको एंट्री करनी थी रजिस्टर में और थोड़ा पैसा शुरू का दे के रखना पड़ता था। आई रिमेम्बर, बड़े भाई साहब अच्छा कर गए थे क्लास में, तो पापा उनको बड़े हो गए थे तो उनको एक घड़ी देना चाहते थे। इट यूज्ड टू बी कॉल्ड जनता वॉचेस, मेड बाय HMT बैंगलोर। तो भोपाल में वो डीलर के पास जाके रजिस्टर में एंट्री करके पैसे दिए, 6 महीने का इंतजार करना पड़ा, तब जाके मिलता था। बिजनेस चलता था तो वो बिजनेसमैन को बताया जाता था कितना क्वांटिटी आप बना सकते हो। अगर आपको दोबारा एक्स्ट्रा बनाना हो तो आपको दोबारा गवर्नमेंट से सैंक्शन लेना पड़ता था, वो डिसाइड करते थे कितना बनेगा आपका। सोसाइटी में कोई आंदोलन जीवी लेके आओ, मोबोक्रेसी, हमने देखा था किस तरह से आंदोलन जीवी सब उभर के ऊपर आए थे। एंड आपको आइसोलेट करना, जैसे हम कहते थे वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है चाइना, आपको आइसोलेट करो ताकि आप फिर जिस तरह आपको लगेगा कि ये ठीक बोल रहा है तो उसी के साथ चलना शुरू करो, दबा के रखने के लिए। फिर एक क्राइसिस आएगा, काफी लड़ाई झगड़ा होगा, और फिर उनका नुमाइंदा आ जाएगा कि मैं हूं मैं हूं मैं हूं, मैं करके दूंगा। और कुछ समय बाद पता लगेगा कि वो नहीं है, तो ये साइकिल फिर से शुरू होगा, क्योंकि लोग उभर के उठ के आएंगे, फिर उनको डिमोरलाइज करना है, डिस्टेबलाइज करना है, दोबारा क्राइसिस बना के नेक्स्ट अपना बंदा लेके आना। क्लासिक एग्जाम्पल आप लैटिन अमेरिका में जाके देख लो, किस तरह से ये चलता गया था। 50s 60s 70s 80s में सारा कुछ इसी तरह से चलता था। एक आता दूसरा, थोड़े दिन चला, फिर उसको निकाला, फिर दोबारा से डिमोरलाइजेशन, उनका डिस्टेबलाइजेशन। और यहाँ पे दोनों US एंड वेस्ट एंड सोवियत यूनियन दोनों इन्वॉल्व थे। अफ्रीका में देख लो, कॉन्गो की लड़ाई तो अभी तक नहीं खत्म हुई, कब से शुरू हुई है, 60s से चली जा रही है। ओके, तो हमारा क्या क्या हुआ था? हमारे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक डिस्टॉर्ट किए गए थे अंग्रेजों ने, और उसके बाद जो मार्क्सिस्ट थे, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम की कंट्रोल करे हैं इंडिपेंडेंस के बाद। 1500 BC से उन पहले आपकी हिस्ट्री थी ही नहीं, और जो भी हिस्ट्री है आपकी वो इस्लाम और मुगलों के ऊपर है। इतने पन्ने लिखे हैं कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, बाकी आपके इतने सारे बड़े एम्पायर्स थे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कख नहीं लिखा है, किस तरह से चलता था। अभी जैसे मैं तमिलनाडु का हूं, चोला एम्पायर हैज बीन द बिगेस्ट एम्पायर इंडिया हैज एवर हैड। होल ऑफ साउथ इंडिया, होल ऑफ प्रेजेंट डे झारखंड, छत्तीसगढ़,
उड़ीसा, बंगाल, बिहार, बंगाल, whole of northeast, Bangladesh, whole of Southeast Asia, till half of अपना वियतनाम। आपको कभी पढ़ाया गया है ये? कभी नहीं। किस तरह से उन्होंने गवर्न किया, कैसे किया, क्या किया, जीरो। कोचीन के आप म्यूजियम में चले जाओ, वहां पे क्लियरली बना के दिया है, वास्को ड गामा जब आया था कैलिकट पे, कोचीन के पास, वो उस जगह पे कब्जा करना चाहता था, तो अपनी जो बिगेस्ट शिप थी सांता मारिया, उसको लेके आया था, बिकॉज जो भी बिगेस्ट शिप होता था उनके फ्लीट में, वो ही बॉस का शिप होता था। उसकी हवा गुल हो गई जब उसने देखा नॉर्मल ट्रेडिंग शिप उसके शिप से 3 गुना बड़ा था। भाई साहब मत्था टेक के जमोरिन के पास कि हाँ मुझे ट्रेड करने दे दीजिए करके चला गया। ये भी उतना पूरा दिखा नहीं रहा है। आपका खमेर और वो भी था। ये दिस इज कंबोडिया, लाओस, टिल मिडिल, द सेंट्रल एंड सदर्न वियतनाम। वो बाद में किंगडम ऑफ चंपा बना है, एंड दैट किंगडम ऑफ चंपा फाइनली फेल ओनली इन 1858। नॉर्थ में जो है हाफ ऑफ यूनान एंड नॉर्दर्न वियतनाम इज दाई वियट किंगडम। उसका कैपिटल डाली में होता था इन यूनान। दे फाइनली कैप्चर्ड इट इन 1854 की 1858। तब तक वो किंगडम ऑफ चंपा था। इनिशियली सनातन धर्म, देन दे बिकेम बुद्धिस्ट आफ्टर द फॉल ऑफ चोला एम्पायर इन द 11th century। रिटन टेक्स्ट इज 300 BC, लेकिन चोला एम्पायर गोज फर्दर बैक। आपको कभी नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे कि आप, बिकॉज देन उनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है ना, आप कैसे कहते हो कि बाहर के लोग ही आके आपके ऊपर रूल करे थे। आपको क्या बताया है कि कुषाण एम्पायर का क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था अदर देन अशोक? मौर्यन एम्पायर का आपको कभी बताया क्या क्या था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम? हाउ वुड दे रूल? क्या क्या बनाया था, कैसे चलता था? कभी नहीं बताएंगे। टू शो दैट यू आर पीपल हु आर लूजर्स, कि बाहर से ही लोग आए थे। हम वो डिमोरलाइजेशन इसलिए नहीं हुआ थैंक्स टू आवर सनातन धर्म। वो अभी भी जीवित है। रूरल एरिया में, सेमी रूरल एरिया में, आपके अर्बन एरिया में भी कई घरों में आपको अभी भी पढ़ाया जाता है। एंड आई शुड से दैट पाई जी डिड अ ह्यूमन सर्विस फॉर क्रिएटिंग दिस अमर चित्र कथा। बच्चों को आपके संस्कृति के बारे में पता नहीं। हम सब तरह के पिक्चरें बनाते हैं, अलादीन, ये वो, किसी ने भी बच्चों के लिए पंचतंत्र बनाया है पिक्चर? सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, तो ये जो सनातन धर्म जनरेशन बाय जनरेशन आता है, तो वो अब क्वेश्चन करने लगा है कि ये हिस्ट्री आप क्या पढ़ा रहे हो। लेकिन अभी भी 10 साल हो गए हैं इस गवर्नमेंट को, आपके हिस्ट्री टेक्स्ट बुक अभी तक पूरे तरह से करेक्ट नहीं हुए। हालांकि कुछ एक नए जो वोक वाले हैं, जो लेफ्टिस्ट वाले हैं, सुनने में आया है कि वो ऐड हो गए हैं करिकुलम में। आपके इनको मैं बाइनोस बोलता हूँ, भारतीय इन नेम ओनली। अदरवाइज फौज में बाइनो इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर बाइनोकुलर, जो लेके देखते हैं। वेयर बाइनो इज भारतीय नेम ओनली। ये वही हैं जो मार्क्सिस्ट इस्लामिस्ट वगैरह के ग्रिप में है। हाय हाय, ये कैंडल लाइट वाले। जो देश बना है कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रख सकते, और देश बना है, उससे एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपके साथ हाथ मिलाएगा?
नंबर टू, 86 से पूरा रेडिकलाइज हो गया सोसाइटी, पूरा का पूरा। उनका एक नेशनल असेंबली का एमपी है, क्या अबाउट 41 साल का होगा, खुल के कहता है कि मैं तो चाहता हूं कि भारत के इतने टुकड़े हो जाएं कि उनको समझ नहीं आए कितने टुकड़े हो गए, और मैं चाहता हूं कि मोदी जी जीत के आए और 26 नवंबर 2026 को ये टूटना चाहिए, क्योंकि 26 उनके रिलीजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। ये इस विकृत सोच वालों को इलेक्ट किया है और आप सोचते हो कि वो आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे। अब क्या बोलो इनको। और इनकी सोच आपके एंटरटेनमेंट और एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में है। आप सोच लो, आप दिवाली का प्रोग्राम कर रहे हो, कॉलेज में फेस्टिवल कर रहे हो, और उस दिवाली के प्रोग्राम का नाम आपने रखा है जश्न बहार। इसमें तो सारे ब्रांड्स कूद पड़े हैं, लाइट्स, राइट फ्रॉम टॉप फेस्टिवल टू ऑफ बॉटम। लाइट्स। पार्डन। इसमें तो सारे ब्रांड्स कूद पड़े हैं, और जश्न बहार में वो लड़कियां ऐसा लगता है रुदाली हैं। दे आर नॉट बिल्कुल हिंदूज, दे डू नॉट हैव बिल्कुल। बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, कुछ नहीं। और ऐसा शक्ल से ऐसी शक्लें दिखानी जैसे स्टाव्ड, एकदम बिंदी नहीं सैड। लगा रखी है यार। बिंदी नहीं लगा रखी है, और ऐसा लगता है जैसे रोने बैठी हुई है। वो जश्न बहार किसी एंगल से लगता ही नहीं है, खुशी नहीं है चेहरे पे। अब आप देख लो ना, इसी तरह से तो वो बना रहे हैं आपको। एम क्या है कि आप हिंदुओं को इस तरह से सोचो कि आपके कल्चर इंफीरियर है, बकवास है। कई हैं जो इस तरह से बिक चुके हैं, who have no faith in your culture, और सब जा चुके हैं वहां पे वेस्ट में। डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश की, जब ये देखा कि ये डिमोरलाइजेशन पूरे सोसाइटी का नहीं हो रहा है, तो वो द्रविडियनिज्म मूवमेंट तो ऑलरेडी था, कन्वर्जन्स तो हो रहे थे, अर्बन नेशनलिज्म और इंसर्जेंसी, टेररिज्म, इनको दिया। आपके टेम्पल्स एक्ट से टारगेट करने लगे, आपके टेम्पल्स को फॉल्ट लाइंस लेके आने लगे। सब नेशनलिज्म, कि भाई हम अपने देश का, अपने स्टेट का झंडा फहराएंगे। नो, ऑल दीज थिंग्स अंडर द गार्ब ऑफ फेडरलिज्म। और ये पीरियड था जब आप देखो आपके मोबोक्रेसी, जिसको हम ये बोलते हैं ना अपना, केवल स्ट्राइक्स एंड लॉ एंड ऑर्डर करते रहते हैं। वही आप देखते थे सारे। दे यूज द फेस ऑफ अन्ना हजारे। ही स्टार्ट, ही केम अप विद इंडिया अगेंस्ट करप्शन। पैसे कहाँ से आए थे? वो तो आम आदमी है, गांव में रहता है, अहमदनगर के पास रालेगांव सिद्धि गांव है, जहाँ पे उसने उसको पूरा हरियाली कर दिया है। रिमूव्ड ऑल, लिव्स इन अ टेम्पल, ही डजंट लिव एट होम। मंदिर पे रहता है, अपना पेंशन सारा उस मंदिर को दिया हुआ है। ही इज अ वेरी गुड मैन, केम अप फॉर अ नोबल कॉज, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, बट हु फंडेड इट? इट वॉज मेड टू बिल्ड अप अ पर्टिकुलर मैन। वो इतने करोड़ अपने सीएम्स रेजिडेंस के लिए खर्च कर दिया, लेकिन गर्मी के मौसम में बेचारा तिहाड़ जेल में बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको डिस्टेबलाइज और वीकन करने के लिए था। क्राइसिस आप देख लो आपके, ये भी हालांकि स्टेज में आता है, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद से आप देख लो 70s से, एक क्राइसिस से दूसरे क्राइसिस के ऊपर आप गिरते जा रहे हो। आपके जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट आ गया था, सारी ट्रेनें बंद हो गई थी, फिर इमरजेंसी आ गया, फिर वो आए,
फिर आपका खालिस्तान का शुरू हो गया। खालिस्तान शुरू होते ही आपका JNK में शुरू हो गया। नॉर्थ ईस्ट तो चल ही रहा था। जब ये ज़्यादा कुछ तोड़ नहीं सका आपको तो नक्सलवाद शुरू हो गया। और 2014 के बाद से तो वो हर वक्त सोचते हैं कि डेमोक्रेसी इन थ्रेट। कुछ लोग ऐसे गिरगिट बदल रहे हैं अब। एक तो वो एक्टर था जो कह रहा था 2014 में कि हमारे बीवी बच्चों को डर लग रहा है कि इंडिया में रहेंगे कि रह पाएंगे कि नहीं, और अब कहते हैं कि दंगल के टाइम में पता लगा कि नमस्ते कितना अच्छा है। गिरगिट की तरह रंग बदल। सर, उनकी 3 हिंदू बीवियाँ थी, वो सिखाने में फेल हो गई थी, इसलिए दंगल के टाइम पर सीख लिया उन्होंने। He had 3 Hindu wives right from the time, अब वो क्या बोलते हैं, जब when he नहीं, did दो not even come to दो थी। Bollywood, he had a Hindu wife. दो हिंदू वाइफ्स थी, अच्छा सर। पहली और दूसरी। वाइफ दो थी, बाकी का पता नहीं। तो कई दफा मैं बोलता हूँ 2014 was a question to them which was out of syllabus। और जो एंटी CAA प्रोटेस्ट था, 2 फार्मर के प्रोटेस्ट थे, ये सब अटेम्प्ट था टू क्रिएट अ क्राइसिस जो फेल हो गया। नॉर्मलाइजेशन तो वही है, जैसे अभी भी अमन की आशा ये वो करते हैं, और ये सब फेल होते जा रहा है थैंक्स टू सनातन धर्म। तो इसीलिए मैंने कहा है भारत भाग्य विधाता। भारतीय और हमारे जो भगवान हैं उन्होंने आपको बचा के रखा है जो भारतीय है। तो ये सबवर्शन केवल पार्शियल सक्सेस हुआ। तो केवल जो ब्राउन साहिब और जो लेफ्टिस्ट वगैरह थे ना, वही करप्ट हुए। क्यों करप्ट हुए? क्योंकि वो एक्चुअली आर वेस्टर्स इन अ सोसाइटी। कोई काबिलियत नहीं है उनमें। वो इसलिए वहां बैठे हैं क्योंकि या तो हेरिडिटरी है या फिर उनके साथ जुड़ के वो पैसे दे रहे हैं तो वहां खड़े हैं। अगर वो नाम हट जाए उनके खानदान का या ये पैसे रुक जाएं तो कोई उनको प्यून तक का जॉब ना दे। कई ऐसे हैं। तो अब वो क्या करेंगे? क्योंकि वो जानते हैं कि वैसे उनकी काबिलियत तो जीरो है। तो ये उनकी जीवनी है। तो हालांकि फिल्म एडवर्टाइजमेंट राइटअप्स वगैरह में हमारे कल्चर को गंदा दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब आप देख लो अमर चित्र कथाएं, इतने हमारे खुद के सेंट्स और गुरुज हैं जो खड़े हैं कि नहीं ये है भारतीयता। और हर एक जगह जैसे देखो आप कि जो हमारी सनातन धर्म है इज नॉट अ रिलीजन। वो अंग्रेज ने करप्ट कर दिया, बोल दिया रिलीजन है, आप हिंदू रिलीजन हो। देयर इज नो, वी डोंट फॉलो अ रिलीजन। सनातन धर्म इज अ वे ऑफ लाइफ। द वेदास टीच यू हाउ टू लिव। इसलिए आपके वेद वेदांत, आपके उपवेद, आपके जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उनमें 16 साइंस है और 64 कला है। आप किस तरह से जीवनी जी सकते हो, एवरी फेसेट ऑफ लाइफ इज देयर। बिजनेस कैसे करना है, एम्पायर, उन दिनों किंगडम्स होते थे तो वो एम्पायर्स कैसे चलता है, आपका इकोनॉमी कैसे चलता है, आपका कॉमर्स कैसे चलता है, आपके जूरिस्प्रूडेंस कैसे चलता है, स्कूल्स में कैसे पढ़ाना है, क्या कराना है, कैसे, एवरीथिंग इज देयर। दैट इज व्हाट इज सनातन धर्म। हम मोनोथीस्ट नहीं है कि भाई एक ही गॉड है और एक ही किताब है जिसको फॉलो करो। तो उसमें क्या होता है, एक गॉड अगर उसको तोड़ के निकाल दो आप तो वो खत्म हो जाता है। क्लासिक एग्जाम्पल people may not know is Egypt. Before the 10th 11th century, Egypt was a Christian country. It was part of the Roman Empire.
और जब कॉन्स्टेंटिन चेंज टू क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी बिकेम द प्रिंसिपल रिलीजन ऑफ द रोमन एम्पायर। इजिप्ट के क्रिश्चियंस को कॉप्टिक क्रिश्चियंस कहते थे। सो यू फॉलो अ बुक, यू फॉलो अ पाथ। तलवार की नोक पे आपने सब कुछ तोड़ दिया। आज कहाँ है कॉप्टिक क्रिश्चियंस इजिप्ट में? मे बी barely 5 or 6% ऑफ द पॉपुलेशन। पूरा मुसलमान हो गया। वो भारत में नहीं हुआ। हालांकि लोग गलत बोलते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम रूल था। नो, यस, साइजेबल पोर्शन एंड बेसिकली नॉर्थ ऑफ नर्मदा। साउथ ऑफ नर्मदा तो विजयनगर किंगडम था। बट दे ट्राइड विद द स्वॉर्ड एंड दे फेल्ड। एवरीबडी डिडंट कन्वर्ट। ब्रिटिश ने उससे सीखा कि ऐसे नहीं बदलेंगे, तो इनकी सोच और इनकी सिखलाई को तोड़ो। That was the background to changing the education. They tried to control all media, but local media हमारा प्रेस वगैरह, पेपर वगैरह 20th सेंचुरी में, अर्ली 20th सेंचुरी में तो हमारे भी थे। So they did have some success, and that is why they handed over power to the brown sahibs before they went, कि ये कंटिन्यू करेंगे। और इसीलिए जब आप उनसे टूट के अलग आ रहे हो, आपके अगेंस्ट कांस्टेंट नेगेटिव कवरेज आएगा। बट ये हास्यास्पद हो गया। आप खाना अफगानिस्तान को भेज रहे हो, पाकिस्तान भूखा मर रहा है, श्रीलंका को आप देते हो, मालदीव्स को आप खाना देते हो, और हंगर इंडेक्स में आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका के नीचे हो। तो ऑब्वियसली जनता तो हंसेगी ना यार, कि क्या बोल रहे हो तुम। उनको ये डर लगा है कि हम मुसलमान आने से पहले हम भारत थे, उनके अंडर हम हिंदुस्तान बने, अंग्रेज ने हमें इंडिया बनाया, अब हम वापस भारत की ओर जा रहे हैं। और ये उनको दिक्कत है, बिकॉज देन यू विल गेट बैक टू योर रूट्स, और वो ये नहीं चाहते। तो पुशबैक क्या है कि भाई, जैसे मैंने कहा 2014 में मोदी जी इलेक्ट होके आ गए। ये क्वेश्चन उनके सिलेबस से बाहर था, उन्हें समझ नहीं आया कि कैसे करना। आप याद रखो, 2014 इलेक्शंस के पहले आप फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में आपको डिक्लेयर कर दिया था वर्ल्ड ने। 2004 में आप कहां थे और 2013 तक आप कहां पहुंचे? फ्रेजाइल 5। और इसीलिए आप देखो 14, 19 और अभी जो है नैरेटिव वॉर, पोस्ट ट्रूथ, न्यू नॉर्मल, पन्नून का केस, निज्जर का केस, फार्मर स्ट्राइक, एंटी सीएए स्ट्राइक, एनआरसी के अगेंस्ट स्ट्राइक, ये सारा कुछ स्पॉन्सर्ड है। आप राइज कर गए हो अपने दम पर। पहले भी मैंने आपके चैनल में कहा, अपने दम पर खड़े हुए हो। आपको किसी ने मदद नहीं किया, जैसे वेस्ट को या चीन को या जापान को, साउथ कोरिया को किसी ने मदद नहीं किया। आप अपने दम पे खड़े, राइट? आप ग्लोबल साउथ के साथ हो गए हो, वो आपके साथ है। और दूसरी तरफ चीन है, उसकी इकोनॉमी वैसे ही जा रही है, लेकिन वो सब कुछ बदलना चाहता है। और उनको दिक्कत है आपके स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और आत्मनिर्भरता से, क्योंकि उनको पैसे नहीं मिलेंगे आपके मार्केट से। आप उतना ही पैसा उनको दोगे जितना आप वाजिब होता है, बाकी तो आप लोगे। आत्मनिर्भर बन गए तो उनको तो पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन अभी उनका स्यापा क्या हो रहा है? जियो इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इंडियन ओशन की तरफ आ रहा है, क्योंकि भारत उठ रहा है। और थैंक्स टू यूक्रेन वॉर उनकी इकोनॉमी खत्म हो गई है। वो आपके बगैर वो जी नहीं सकते। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक तो कह ही रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी इज डिपेंडेंट टुडे ऑन इंडिया।
भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। तो कोशिश अभी भी जारी है कि चाइना को, पीआरसी को वू करो। कल से वो 5 दिन के दौरे पे गया हुआ है शी जिनपिंग यूरोप। संडे को फ्रांस में था और बाकी जगह जा रहा है कि भाई किसी तरह से कुछ करके भारत का राइज रोको। तो ये जो अभी से लेकर 2030 तक ये एक वाटरशेड मूवमेंट है भारत के लिए, क्योंकि 2 इलेक्शन होंगे, एक अभी और एक 2019। और आप देख लेना, अभी से ग्राउंड वर्क शुरू कर रहे हैं 2019 और 2034 के लिए भी, कि अगर अभी तो हरा नहीं पाएंगे तो अगले इसमें कुछ करें किसी तरह से कुछ करने के लिए। तो अभी से मैं बता रहा हूं कि जो आगे के होंगे कि शायद ये उभर के आए एज प्राइम मिनिस्टर, उनके अगेंस्ट नैरेटिव शुरू हो जाएंगे इस इलेक्शन के बाद। तो कोशिश ये करेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका सेंटर हर वक्त वीक रहे, आत्मनिर्भर ना बने और स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी ना हो। इसीलिए कह रहा हूं कि ये कोशिश जरूर करेंगे। और खास बात यही है कि जितने भी एंशिएंट सिविलाइजेशंस थे, केवल सनातन धर्म बचा है और कोई एंशिएंट नहीं बचा है। लैटिन अमेरिका के एंशिएंट ले लो, इनकाज, मायाज, बेबीलोन, मेसोपोटामिया, असीरिया, कोई नहीं बचा है। आप बचे हो, परथिया, बख्तरिया, सोगदियाना, कुछ नहीं बचा है। आप अकेले बचे हो और आपके ऊपर है कि ये भी तोड़ना है। तो आपके धर्म पर लांछन लगता रहेगा, करते रहेंगे वो। लिमिटेशन क्या है? हमारी लिटरेसी लेवल बढ़ गई है, अर्बन में 84, रूरल में नियरिंग 70% और बढ़ रहा है। तो अब समझदार हो गए हैं लोग, प्रश्न पूछते हैं। अब नैरेटिव जो है फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होना है, डॉक्टर करने से कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने कहा ना, सबको पता है कि हम अफगानिस्तान भेज रहे हैं, श्रीलंका भेज रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं वहां क्यों भेज रहे हो, उन्होंने तो हाईजैक किया था आपका, आप फिर भी भेज रहे हो। और फिर जब हंगर इंडेक्स निकाल के आता है आपको, उससे बोलते हो कि आप उनसे भिखमंगे हो, भूखे घूम रहे हो, तो लोग तो हंसेंगे ना यार। ये एक एल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूशन है बॉस्टन में, उसका एल्बर्ट आइंस्टाइन से कोई लेना देना नहीं है और फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है। ये सिखाते हैं 198 वेज टू ओवरथ्रो गवर्नमेंट, खुल के सिखाते हैं, ठीक है। और ये जितने भी कलर रेवोल्यूशन, अरब स्प्रिंग, ये वो, और आपके अगेंस्ट भी जो कुछ हो रहे हैं ना, ये सब उसमें दिया हुआ है। तो ये मैं 2004 में ऐसे ही नेट सर्फ कर रहा था जब ताजिकिस्तान में था, तो ये दिखा, इनसे किताबें मंगाई 2 सेट, एक एमईए को दिया, एक मैंने अपने डीआईए में भेजा हुआ था कि ये देख लो, ये ऐसे करने वाले। आपके पुलिस की डिजिटाइजेशन हो गई है, तो फट से बंदा पकड़ा जाता है, कहीं भी जाता है तो पता है कि वो वहां का कैदी है, यहाँ का कैदी है। अकाउंटिंग ऑनलाइन हो गई है, तो अब ब्लैक मनी बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है। फॉरेन एक्सचेंज मेंटेनेंस एक्ट 2019, इतने सारे एनजीओ जिनको पैसे आते थे किसी और के नाम पे और कहीं और इस्तेमाल होते थे, लास्ट काउंट इफ आई रिमेंबर करेक्टली 60 की 70,000 एनजीओ दुकान बंद कर चुके हैं। और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च किसी भी दिन बंद हो जाएगा, क्योंकि इनकी अकाउंटिंग करवाई, ऑडिट कराया, पैसे किस लिए आए, कहाँ गए, जवाब नहीं दे पाए, ऑडिट नहीं दे पाए, एफसीआरए सब बंद। इंटरनल सर्वेलेंस मेथड्स बढ़ गए हैं, इसलिए आप आए दिन पढ़ते हो एनआईए ने ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया। तो वो जो अंदर पे आपके अंदर क्राइसिस और डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। एंड बेस्ट पार्ट जो हिलरी क्लिंटन ने बोला था, पॉइजनस स्नेक अपने बैकयार्ड में रखोगे तो
आपको महंगा पड़ेगा। आ गया ना महंगा यूएसए को, कनाडा को भी महंगा पड़ रहा है, यूके को भी महंगा पड़ रहा है। इट्स सही चीज है। यानी पाकिस्तान को तो बोल गई हिलरी क्लिंटन, अपने खुद के बैकयार्ड को भूल गई कि इतने सांप पाल रखे हो। अब वो काट रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा। और जो शिफ्ट हुआ, जो मैंने बताया कि भारत चाहिए, अब जो भी है यहाँ पे आपको चाहिए, तो इसलिए आप देखो यूएस आ रहा है, जर्मनी आ रहा है, फ्रांस आ रहा है, सब कूद कूद के आ रहे हैं। इटली आ गया है, यूके तड़प रहा है आपके साथ, ऑस्ट्रेलिया आ गया है आपके साथ कि भैया पैसे कहां से लाएंगे, आपके साथ नहीं खड़े होंगे तो पैसे नहीं बनेंगे। अब वो जो लेफ्टिस्ट है और इस्लामिस्ट है उनको अखरता है। तो रिक्रिएटिंग भारतीय सभ्यता, ये मेरा प्रिय सब्जेक्ट है कि भैया, बिकॉज फौज में भी अगर आप थोड़ा दिक्कत पे होते हो यूनिट में, तो आप रीस्टार्ट करते हो कि बैक टू बेसिक्स, कि जो आपके बेसिक्स हैं उसको दोबारा से इंप्लीमेंट करो। हमारा बेसिक्स क्या है? भारतीय सभ्यता। अपने एंशियंट स्क्रिप्चर्स पढ़ो, बहुत वेल्थ ऑफ नॉलेज है, उसको आज के दिन के लिए मॉडिफाई करके अप्लाई करिए। बहुत वेल्थ ऑफ नॉलेज। और खुशी की बात है, अब धीरे धीरे वी आर बिकमिंग भारत मोर देन इंडिया। गवर्नमेंट के जितने भी इनवाइट्स जाते हैं भारत बोलते हैं। लाइक आई सेड, अडेप्ट योर स्क्रिप्चर्स टू प्रेजेंट नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। वेरी हैप्पी कि हमारा नया जो क्रिमिनल प्रोसीजर, भारतीय क्रिमिनल प्रोसीजर और ये सब 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। तो नॉर्म्स ऑफ भारतीयता यू हैव टू, it has to be taught in schools and colleges, so you have to revamp your education system. Civil society, jurisprudence हो गया है। Constitutional provisions for duties of elected representatives 47 में जब किया था, लिटरेसी लेवल वाज वेरी लो, यू डिडंट वांट टू मिस आउट, अच्छे लोग रह जाएंगे, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हटा दिया था। आज के तारीख में सॉरी, हाउ कैन यू एक्सेप्ट अ नाइन्थ फेल टू डिक्टेट यू हाउ योर हेल्थ सिस्टम विल फंक्शन? 9th क्लास फेल बिहार में, मुझको तो चपरासी की नौकरी ना मिले। आप तो आज के तारीख में चपरासी का तो मिनिमम 10th पास मांगते हैं, प्रेफर्ड इज 12th पास, और 9वीं फेल को कौन नौकरी देगा? और वो गवर्नमेंट में बैठा है ना जी। मेरा तो सिंपल मानना है कि भाई, अगर आपको एमएलए बनना है तो यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट, और अगर एमपी बनना है तो यू हैव टू बी अ पोस्ट ग्रेजुएट, और अगर मिनिस्टर बनना है तो उस सब्जेक्ट के ऊपर आप एक्सपीरियंस होने चाहिए, अदरवाइज फॉरगेट इट। सेम फॉर द कॉम्पिटेंस इन द एग्जीक्यूटिव। अगर आप किसी मिनिस्ट्री में जा रहे हैं तो यू मस्ट बी एन एक्सपर्ट ऑन दैट फील्ड ऑफ दैट मिनिस्ट्री। आई कैनॉट हैव एन इंग्लिश एमए सिटिंग इन फॉरेन मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री और एनी अदर मिनिस्ट्री, सॉरी। एजुकेशन में है तो आपने एमएड किया हुआ होना चाहिए, बीएड एमएड, एजुकेशन के सिस्टम के बारे में मालूम होना चाहिए आपको। और जो भी एमपी और एमएलए होंगे, सॉरी, you will be daily wages for the 3 times that your assembly stroke your parliament meets. पार्लियामेंट आप मिलते हो बजट सेशन में, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, पूरे साल के लिए पैसा क्यों दूं मैं उसको? आप काम करेंगे, और जब पार्लियामेंट का सेशन होगा वहां से यहां आएंगे एंड काम करेंगे और वापस जाएंगे। यहां पे आपको डेली अलाउंस मिलेगा, और अगर आपने डिबेट नहीं किया, पार्लियामेंट से वॉकआउट कर दिया, उस दिन के लिए आपको डेली अलाउंस नहीं मिलेगा। हमारे फौज में टेरिटोरियल आर्मी है, इसी तरह से फंक्शन करता है। वो सारा साल अपने जहां काम कर रहे हैं वहां काम करते हैं, जब एम्बॉडी होके बुलाया जाता है या 2 महीने साल में ट्रेनिंग के लिए आते हैं, वो आते हैं और वापस जाते हैं। जब एम्बॉडी होते हैं तब आते हैं, तब उनको पैसे मिलते हैं फॉर द पीरियड दैट ही इज एम्बॉडीड। व्हाई शुड आई पे? घर वर क्यों बना के दूं इतना उनको मुफ्त में? अगर उसको काम करना है सोसाइटी में, तो या तो अपने पैसे से काम करे या पार्टी पैसे दे उसको, मैं क्यों दूं?
अगर पार्टी प्रॉमिस करता है कि मैं फ्री साइकिल दूंगा सबको, तो आप अपने पार्टी के पैसे से दीजिए, मेरे टैक्स के पैसे से कैसे दे रहे हो आप? आपने मेरे से पूछा, मेरे से क्लियरेंस लिया, आपने रेफरेंडम लिया कि हाँ ये दे सकते हो? नहीं दिया तो आप होते कौन हो मेरे पैसे को बोलने के लिए, उड़ाने के लिए कि मैं मुफ्त में ये दूंगा, मुफ्त में वो दूंगा? दीजिए, अपने पार्टी के पैसे से दीजिए या अपने जेब से दीजिए। कहीं इन्हें, अगर आप अर्थशास्त्र भी पढ़ लो, कहीं ये नहीं लिखा हुआ है ये चीजें जो ये करते हैं। सो लेट अस, दैट इज व्हाई आई से गेट बैक टू बेसिक्स एंड स्टार्ट अप्लाइंग। हर चीज में आपके आ जाएगा, इकोनॉमी कैसे चले, फाइनेंशियल, कमर्शियल, ट्रेड, लेबर। जो लेबर का है उसका एक ऑब्लिगेशन और ड्यूटी है जिसके साथ वो काम कर रहा है, और जो उनसे काम ले रहा है उसकी ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज हैं। ये सारे आपके शास्त्र में लिखे हुए हैं। आज की तारीख के लिए आप मॉडिफाई करके अप्लाई करिए, और जो भी एग्जिस्टिंग रूल्स रेगुलेशंस, और जैसे मैंने कहा है अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी बदलना हो करिए, क्योंकि भारतीयता है एक चीज, भारतीयता में कोई कौम नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई प्रजाति नहीं है। जो भी भारत देश की उन्नति के लिए काम करता है वो भारतीय है, और जो दूसरों के पैसे से हमें नीचे दिखाना चाहता है उसका सिटीजनशिप हट जाना चाहिए। सारे पैसे बैंक फ्रीज होके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चले जाना चाहिए, और उसको बोलो जिस देश में जाके रहना है जाइए, आपको टिकट हम दे देंगे, आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट दे देंगे, वहां जाने के लिए जाइए। या तो आप भारत के लिए काम करें, नहीं तो आप भारतीय नहीं है। ये लागू करना चाहिए हमें एज अ लॉ। तब दुश्मन को ये डिविजिवनेस और अंदर से सोसाइटी वीकन करने का मौका नहीं मिलेगा। और स्टार्ट होता है, संस्कृत होना चाहिए नेशनल लैंग्वेज, नॉट हिंदी, नॉट इंग्लिश, नॉट एनी अदर लैंग्वेज, संस्कृत। क्यों? आपके सारे शास्त्र संस्कृत में लिखे हुए। मैं क्यों बैठ के सोचूं कि कोई और मेरे को आके बताए कि मेरे शास्त्र में क्या लिखा है? अगर हर आदमी संस्कृत समझ जाता है तो वो अपने धरोहर को समझ जाएगा, पढ़ के वही खुद निकाल लेगा। फिर डिबेट होगा, कोई बोलेगा नहीं ये है, तो आप बोलोगे कि नहीं इसमें तो ये लफ्ज इस्तेमाल किया तो इसका मतलब ये होना चाहिए। दूसरा, क्योंकि आप डिजिटल है, मातृभाषा। अगर इकलौता बच्चा भी है, डिजिटल कनेक्टिविटी, अपनी मातृभाषा पढ़ सकता। एजुकेशन डिपार्टमेंट डिसाइड करे कि जूनियर स्कूल या हाई स्कूल में आप फिर एक थर्ड लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हो। अब फॉरेन लैंग्वेज बच्चे के ऊपर है, इंग्लिश लेना है, रशियन लेना है, स्पेनिश लेना है, चाइनीज लेना है, जापानीज लेना है, जो ले। इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है। और पंडित जी कह गए थे कि नहीं नहीं नहीं, इंग्लिश से हम दूसरों से बात कर सकते हैं। क्यों? चाइना में क्या इंग्लिश लैंग्वेज है? जो चीन के साथ धंधा करने जाता है, उनके साथ मेल मिलाप करने जाता है, तो मैंडरिन पढ़ के जाता है। तो हम में और चीन में क्या अंतर है? जो हमारे देश के साथ मिलके काम करना चाहेगा वो संस्कृत पढ़ के आएगा। बैक टू बेसिक्स। जब तक आप संस्कृत नहीं होगे, मैं हमारे टाइम में तो 9th क्लास तक तो कम से कम संस्कृत पढ़ाते थे, तो थोड़ा बहुत याद है। उस वक्त भी हम बोलते थे कि बोर्ड एग्जाम तक क्यों नहीं है, तो संस्कृत वी फाउंड शुरू में थोड़ा मुश्किल था, उसके बाद वी फाउंड इट वाज अ वेरी इजी लैंग्वेज। ग्रामर एक बार समझ में आ जाता है तो बड़े आसानी से आप पढ़ सकते हो, बट 9th तक ही रखा था। सो ये मेरी सोच है। बाकी अब आप जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं। जी, वेरी एग्जॉस्टिव सर एंड वेरी इन डिटेल, इन डेप्थ। सर इसमें मेरे पास 2 से 3 क्वेश्चन हैं। सबसे पहला या क्वेश्चन, ये जो फोर्सेस कोलाइड कर रहे हैं, कोल्यूड कर रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट में, या जो भारत के अगेंस्ट में मिलकर खड़े हो रहे हैं, इनमें सबसे स्ट्रांग कौन-सा है और सबसे जॉर्ज खतरनाक सोरोस। कौन-सा? जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस। पैसा उसके पास है। अभी पैसा देना बंद कर दिया है उसको, तो इसीलिए यूरोप में और कई जगह देशों के वहाँ पे ऑफिस वगैरह उसने बंद कर दिया है, और 40 से 50% अपने स्टाफ को निकाल दिया है।
लेकिन जो भारत के अगेंस्ट उसके बंदे नुमाइंदे हैं, जैसे सैम पिट्रोदा है, वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर है ऑक्सफोर्ड की, नाम मैं भूल रहा हूँ उसका, वो लेडी भी है हमारे प्रिटेंडर टू द प्राइम मिनिस्टर चेयर के साथ, वो लंदन में घूम रहे थे। वो बहुत पैसा फेंक रहा है क्योंकि उसको पता है कि अभी डीप स्टेट में क्या है। उनकी स्ट्रैटेजी एक तरह से थी दबा के रख के आपके पैसे लूटने की। अभी उनको थोड़ा डर भी लग रहा है कि ये जो स्ट्रैटेजी इनका है ये चलेगा नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका आपके साथ खड़े होंगे, एंड स्पेशली मोस्ट ऑफ मिडिल ईस्ट इज स्टैंडिंग विद यू। ओके, अभी आप I2U2 बोल लो, आईमैक वगैरह भी बोल लो, उसमें एसेंशियली इट इज इंडिया विद द मिडिल ईस्ट। वेस्ट एशिया के साथ आप हो, वो आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं अब। ओके, अगर ये हो जाता है तो, और आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और आत्मनिर्भरता कर रहे हो, और कंपनियां कूद कूद के आ रही हैं आपके साथ जुड़ने के लिए, तो पैसे कैसे बनाएंगे? ऑलरेडी जहां पे उनके जिस हेज फंड में उनके पैसे लगे हुए हैं, वो तो उनके हेज फंड्स जो हैं उसमें इंटर लॉकिंग है, इसके पैसे उसमें लगे हैं, उसके पैसे इसमें लगे हैं, ताकि कोई एक हेज फंड कंपनी उनको दगा ना दे दे। काफी सारे इंडिया में आने लगे हैं। जॉर्ज सोरोस ने जैसे हिंडनबर्ग रिपोर्ट निकलवा के अडानी जी के अगेंस्ट किया था, ये तो कंपनियां अडानी, अपने अंबानी, L&T, इन सब में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आगे का मार्केट भारत है। तो अभी वो सोच रहे हैं कि ये राउंड टेबल को अभी चेंज करना है, क्योंकि उनके क्राउन के नीचे कमिटी है और ये दोनों मिलके पॉलिसी बनाते हैं, जो राउंड टेबल और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एग्जीक्यूट करते हैं। सो इट्स वेरी क्लियर कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हुक्म आ चुका है कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। चाइना से निकाल के आप इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मैसेज इज वेरी क्लियर, फ्यूचर इज नॉट चाइना, फ्यूचर इज भारत। भारत अडिग खड़ा है कि स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी एंड आत्मनिर्भरता। ठीक है, तो अब वो देखना चाह रहे हैं कि ये जो पुराना राउंड काउंसिल है निकालना है, तो अब डूबने से पहले जितना डैमेज कर सकता है ये एग्जिस्टिंग राउंड टेबल, जॉर्ज सोरोस और बिल गेट्स और ये सब करेंगे। बिल गेट्स भी उनके साथ ही है भाई दी वे, कोई दूध का धुला नहीं है वो। तो ये सारे हैं जो आप कोशिश जरूर करेंगे, और उसमें चीन का भी काफी फुटप्रिंट है इंडिया में, क्योंकि सोशलिज्म हम करते रहते थे, तो आपके कम्युनिस्ट पार्टी के भी फुटप्रिंट है, नक्सल के हैं, अर्बन नक्सल्स के हैं, वो भी इस्तेमाल करेंगे। जो इस्लामिस्ट हैं पाकिस्तानियों के ISI के थ्रू फुटप्रिंट्स हैं, उसको भी इस्तेमाल करेंगे। जो इस्तेमाल कर सकते हैं आपको चोट पहुंचाने के लिए वो करेंगे। सर इसमें से कौन सा सबसे बड़ा वाला है जिसको हम ऑलमोस्ट हैंडल कर चुके हैं, या हम अभी इनमें से किसी को भी नहीं संभाल जॉर्ज पाए हैं? सोरोस। हैंडल कर जॉर्ज चुके सोरोस हैं। अभी, हाँ 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 हाँ, अभी इसीलिए बोल रहा हूँ ना, अब ये ये सारे खुल के आ इंटरेस्टिंग, गए सबसे ऊपर। खतरनाक भी, और सबसे ज्यादा उसी को मतलब हमने यस, टैकल भी उसी सबसे आपने टैकल, इफेक्टिवली। इसीलिए उसको टैकल किया हुआ है ना, सबसे खतरनाक वही था, तो आपने उसको टैकल किया, इतने जोर से टैकल किया कि उसको खुल के बाहर आने पड़ा। इसके पहले इसने यूक्रेन में येलो रेवोल्यूशन किया था, जॉर्जिया में रोज रेवोल्यूशन किया था, वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका में अरब स्प्रिंग करवाया था। कभी यानी सब फिंगर पॉइंटिंग था कि जॉर्ज सोरोस का था, खुल के बाहर आया वो कभी भी नहीं। आपके अगेंस्ट ही आपने उसको इतना विवश कर दिया कि खुल के बाहर आया वो, और उसके चिमिच वगैरह सब अब खुल के बाहर आ गए। एक बार आप खुल के बाहर आ गए ना, आपका वैल्यू खत्म है, क्योंकि आप जो भी करोगे आपको पता लग जाएगा कि ये कर रहा है, ये कर रहा है। उसी तरह से कनाडा भी विफल हो गया है, यूके भी खत्म हो गया है, US का CIA खत्म हो गया, स्टेट डिपार्टमेंट आप देख लो, एरिक एरिक गारसेट्टी है, आज तक उसको कभी MEA में बुलाया?
बस समोसे और चाय पीता रहता है सब तरफ, क्योंकि वो हार्ड कोर जॉर्ज सोरोस का आदमी है। अब दूसरे ही गुण गा रहा है, नहीं नहीं भारत अच्छा है, भारत ये है, भारत वो है। तो उसको, हमें भी पता है अगले इलेक्शन में तो ये जीतने वाला है नहीं, रिपब्लिकन जीतेगा। अब ट्रंप आएगा तो सबसे पहले तो इसको अपनी दुकान बंद करके वापस जाना पड़ेगा। 2 साल रिपब्लिकन्स ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, सेनेट क्लियरेंस नहीं मिला इसको आने के लिए, 2 साल। अब आया है और घास ही नहीं डलता। जब होता भी है तो आप उसके नंबर 2 को बुलाते हो, इसको कहां बुलाया कभी भी। तो मतलब यही है ना। भिगो के मारना इसको कहते हैं कि हम तुमको बिल्कुल पूछेंगे बिल्कुल ही, तुम बिल्कुल। तो उछलते रहो। सीआईए स्टेट डिपार्टमेंट भी अभी, और सीआईए ने तो अभी पन्नून के साथ खड़े हो गए तो अपने मुंह पे ही कालिक पोत लिए। इन्हें सबको पता है वो खालिस्तानी है, टेररिस्ट है, उसका साथ दे रहा है। आप आ रहे हो कि उसके ऊपर इंडिया अटैक करने था ये वो, और सीआईए आके खड़ा हो रहा है। दे शॉट देयर बोल्ट देयर इटसेल्फ। सेम अपना ये भी, इसको तो मैं जसविंदर सिंह ट्रूडो वाला बोलता हूँ। जी। ये खालिस्तानी। ऑल्सो शॉट इज बोल्ट। अब क्या बोलो इन लोगों का। इन्हें 4 माफिया वालों को पकड़ लो, बोलो इंडिया के वीजा से आए थे। अबे इंडिया के वीजा, वीजा दिया कैसे? यू हैव टू हैव अ पुलिस क्लियरेंस ना। वहां आने के बाद भी 1-2 दफा उनको पकड़ा हुआ है फॉर इलीगल थिंग्स। तो कैसे डिपोर्ट नहीं किया? क्या मैसेज भेज रहे हो? एक तो बंदा है पहले भी आया था, रोड का एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया था, उसको तो जेल होने वाली थी, उनके मिनिस्टर ने स्टेप इन करके उसको निकलवाया था। आई एम श्योर ये न्यू डेवलपमेंट, उनका क्या, न्यू डेवलपमेंट पार्टी का जो है जगमीत सिंह का, उनमें से किसी ने बोल के उसको निकाला था, उसको फिर से वीजा दिया। कैसे? हाउ? तो दिस इज व्हाट इज कमिंग आउट एज लाफेबल ना। तो यही बोलता हूँ, डूबते को तिनके का सहारा। जी। और राइट। उसमें ये हो इन्होंने रहा है कि ओपनली ये हो रहा है कि लोग निकल के आ रहे हैं, अपने वाले लोगों को बोल रहे हैं हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। एग्जैक्टली। बट से अगर मैं इसको अब बहुत वैसे एक बड़े फ्रेमवर्क में डालूँ, एक बड़े, तो एक चीज समझ में आती है कि वी हैव एक्सटर्नल फोर्सेस, वी हैव इंटरनल फोर्सेस, देन वी हैव डिफरेंट डोमेन्स, वी हैव मीडिया दैट इंक्लूड सोशल मीडिया ऑल्सो, देन वी हैव एजुकेशनिस्ट इंटेलेक्चुअल जिसमें सारे आ जाते हैं, देन वी हैव दो सिटिंग इन द पॉलिसी मेकिंग जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हैं या फिर बिल्कुल। एग्जीक्यूटिव का पार्ट है आज की डेट में। देन उसके बाद हम पॉलिटिशियंस को भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक भाई साहब यार हैं जो तिहाड़ आपके जेल में बैठे हुए हैं। पॉलिटिशियंस, आपके जुडिशरी सिस्टम में भी बंदे बैठे हुए हैं। जुडिशरी से मतलब इन्होंने हर जगह इन्फिल्ट्रेट कर लिया है, वो बोलते हैं ना जैसे जहर की तरह घुले हुए अब हैं चारों आप तरफ। देखो, जब, आई वुड से द ब्रिटिशर्स न्यू आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कि हमें इंडिया छोड़ के जाना पड़ेगा, कि पैसे की किल्लत हो रखी थी, तब से दे हैव बीन वर्किंग कि हमारे लोग ब्राउन साहिब्स इनके हर वर्ग में इन्फिल्ट्रेट करके चले जाएं। अब आप जुडिशरी देख लो, जो जज का सिस्टम है, इट्स अबाउट, आई थिंक अबाउट 400, बिटवीन 4 to 500 फैमिलीज, उन्हीं से आते हैं जजेस। दैट इज वाई दे आर अगेंस्ट एनजीएसी। एग्जाम देना पड़ेगा, इसीलिए तो वो नहीं चाहते, क्योंकि जो खानदानी है, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, उन्हीं से जज आते हैं। दिस इज रिडिकुलस। एनजीएसी एक बार आ जाए तो खुल जाएगा, कोई भी आ सकता है, जो काबिल है वो आएगा। दूसरा, इसीलिए ज्यादा डरे, हाँ इसीलिए मोदी दूसरा, के मेरे को ये वर्ड से क्वेश्चन डरे। हर वक्त जुडिशरी के साथ होता है, एविडेंस वही है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है तो हाई कोर्ट दूसरा जजमेंट कैसे दे रहा है? यू कांट लीव इट कि उसने इंटरप्रेट गलत किया। आई एम सॉरी,
जिसने गलत इंटरप्रेट किया वो ही शुड बी डिरोब्ड। इमीडिएटली नहीं करना है, पहला वार्निंग दो, दूसरे वार्निंग के बाद ही इज आउट, ही कांट इवन प्रैक्टिस लॉ। तब डर लगेगा ना पैसे लेके गलत जजमेंट देने के लिए। हाई कोर्ट एक जजमेंट दे रहा है, उसी एविडेंस पे सुप्रीम कोर्ट कोई और जजमेंट दे रहा है। हाउ कैन योर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ बी लाइक दिस? किसका उल्लू बना रहे हो? उल्लू किसका बना रहे हो? अभी तक वो जज जिसमें डिस्परेजिंग रिमार्क्स अगेंस्ट बाबा रामदेव जी दिया था, वो हाउ इज ही स्टिल इन द बेंच? राइट। It is against jurisprudence to make such statements. I will tear you apart. Is that a judgment to be given? Written? He should have been thrown out. अभी तक क्यों नहीं गया? No, these are the issues in jurisprudence also. क्योंकि वही अंग्रेज वाला हो गया ना. Or even your executive today is not accountable. किसको accountable है? आपने ICS से ही कंटिन्यू किया है. ICS was accountable to the British India office in the UK Parliament. तो हु आर दे अकाउंटेबल टू? वो तो आपने बनाया ही नहीं. अकाउंटेबिलिटी आना है. रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी हैज टू कम. जिस तरह से वर्दी वालों में है, फौज में है, पुलिस में है, देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज एन अकाउंटेबिलिटी. बाकी ब्लू कॉलर जॉब में वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी? देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, बट पर्क्स पूरे. वी नीड टू ब्रिंग इन ऑल दोस. ये वो छोड़ के गए ना कि हमारे नुमाइंदे ही आते रहेंगे, तो दे शुड नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल. ट्रू. जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले इट हैज बीन वेरी वेरी इलैबोरेट और बहुत अच्छा. हमने तकरीबन आई थिंक हमने सारे एस्पेक्ट्स को टच किया आज. सो वन ऑफ इट्स काइंड हमने जो शो किया है. तो एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है, तो इसीलिए इसीलिए एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है. प्लीज स्टे इन टच विद अस. अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है. मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. थैंक यू. जय भारत.